थोड़ा बहुत चेंज है इसमें। ओके, तो जो ये रनकाइन साइकिल है, रनकाइन साइकिल के बारे में अभी डिस्कस करेंगे हम। द रनकाइन साइकिल इज एन आइडियल साइकिल फॉर कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ स्टीम प्लांट. इट इज मॉडिफाइड फ्रॉम form of Carnot cycle in which the condensation process 3 to 4 is continued until the steam is condensed into water. The systematic diagram of steam engine or a turbine plant. Then सबसे पहले हम डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे भी डायग्राम में ये कैसे काम करता है, दूसरे से क्या हमारे पास डिफरेंस है जो कार्नोट साइकिल है। तो वहां पे सबसे पहले क्या है, कूलिंग वाटर हीट रिजेक्टेड कंडेंसर आ गया हमारे पास। उसके बाद एक्सट्रैक्शन पंप, हॉट वेल, देन फीड पंप, उसके आगे हीट सप्लाइड बॉयलर आ गया, स्टीम, फिर वर्क आउटपुट हमारे पास। लेकिन जो हमारे पास कार्नोट साइकिल होता था उसमें सिर्फ 4 प्रोसेस नॉर्मल होते, कूलिंग वाटर, कंडेंसर, बॉयलर एंड आगे हमारा जो वर्क आउटपुट टरबाइन थी। तो इसमें ये थोड़े से हमारे पास क्योंकि ये न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो रनकाइन साइकिल है, इसीलिए उसमें कुछ ना कुछ जो मॉडिफिकेशन की गई है इसमें। ए कार्नोट साइकिल यूजिंग स्टीम एज ए वर्किंग सब्सटेंस इज रिप्रेजेंटेड ऑन पीवी एंड टीएस डायग्राम। अब जो हमारे पास फीड पंप दिया हुआ है, एक्सट्रैक्शन पंप दिया हुआ है, इनका क्या पर यहाँ पे वर्किंग क्या है इनकी, इसके इसमें जो रिनकाइन साइकिल है। हेलो, नहीं पता सर। जो फीड पंप होता है उसका क्या काम होता है? सर एक लेवल से दूसरे लेवल तक वाटर को पहुंचाना सर। पहुंचाना तो वो तो कार्नोट साइकिल में नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू भी जा रहा था। सर स्पीड से पहुंचाएगा सर। हाँ, ये आगे उसको स्पीड से आगे उसका जो सर्कल है वो चलता रहेगा। अब देखो जो हमारे पास पीवी एंड टीएस डायग्राम है, अब पीवी डायग्राम नॉर्मली हमारे पास जो कार्नोट के साइकिल के कंपैरिजन बिल्कुल ही चेंज हो गई, क्योंकि इसमें जो हमारे पास सबसे पहले पीवी डायग्राम के बारे में है, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, 1 to 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 to 1। तो नॉर्मली ये हमारे पास एक जो प्रेशर है कांस्टेंट उसमें इंक्रीज होता रहता है, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होता रहेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जैसे उसमें क्या था, T1 इज इक्वल टू T2 या P1 इज इक्वल टू P2। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, जो जब प्रेशर उसका कॉमन हो जाएगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन में, तो ये हमारे पास इस टाइप की हमारे पास हम डायग्राम बनाएंगे। अब इसमें वही चीज़ है, इन्होंने 1 kg ऑफ वहाँ पे ड्राई सेचुरेटेड लिया था वाटर, यहाँ पे सेचुरेटेड वाटर है एट प्रेशर P1 and absolute temperature T1 is represented by 0.1, then the cycle is completed by following 4 process once a second. To the saturated water at point 1 is isothermally converted into dry saturated steam in a boiler, and the heat is absorbed at the constant temperature T1 and pressure P1. The dry state of steam is represented by point 2. It means that the temperature T2 and pressure P2 is equal to temperature T1 and pressure P1. This isothermal process is represented by curve once a second on PV and TS diagram. We know that the heat absorbed during the isothermal process by water during the conversion into dry steam is its latent heat of vaporization, then corresponding to pressure P1 और P2। then हमारे पास जो प्रेशर इक्वल है इसमें P1 इज इक्वल टू P2। वही उसी के हिसाब से प्रोसेस आगे है आ जाएगा सेकंड से थर्ड। The dry saturated steam at point 2 now expand isothermally is an engine or turbine. The pressure and temperature fall from P2 to P3 and temperature T2 to T3 with a dryness fraction x3. Since no heat is supplied or rejected during this process, therefore
there is no change of entropy. The isentropic expression is represented by the curve सेकंड से थर्ड के बीच में है। इसी के हिसाब से जो प्रोसेस थर्ड से फोर्थ आएगा, यहाँ पे वेट स्टीम होगी। पॉइंट 3 इज नाउ isothermally condensed at the condenser and the heat is rejected at constant temperature T3 and pressure P3 until the whole steam is condensed into the water। अब जब तक आपको इसकी प्रॉपर जो हमें डायग्राम दी गई है उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं होगी, वो कैसे क्या है, किस हिसाब से कहाँ से हम उसे स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से प्रोसेस हम 1 से सेकंड के बीच में कौन सा प्रोसेस है, सेकंड के थर्ड से बीच में कौन सा प्रोसेस है, जब तक आपको वो चीज़ क्लियर नहीं होगी तब तक आप इसके बारे में नहीं लिख सकते आगे। क्योंकि नॉर्मली आपको जो क्वेश्चन पुट होंगे वहाँ पे यही होंगे भी ड्राइव द इक्वेशन कार्नोट साइकिल, जहाँ एक्सप्लेन रनकाइन साइकिल। तो अगर इसके बारे में आपने लिखना है उसमें डायग्राम, सबसे पहले डायग्राम आपने ड्रॉ करनी है, उसके आगे पीवीटीएस डायग्राम ड्रॉ करनी है, फिर आपने जो प्रोसेस लिखने हैं भी 1 से 2 के बीच में क्या होता है, 2 से 3 के बीच में, 3 से 4 और 4 के 1 के बीच में, यहाँ पे कौन कौन से प्रोसेस हो रहे हैं आगे। The wet steam at point 3 is now isothermally condensed in condenser and the heat is rejected at constant temperature T3 and pressure P3 until the whole steam is condensed into the water. It means that the temperature T4 and pressure P4 is equal to the temperature T3 and pressure P3 is respectively. The isothermal compression is represented by curve 3 से 4 and PV and TS diagram. The heat rejected by steam is its latent heat. Then process 4 to 1. The water at point 4 is now warmed in the boiler at constant volume from the temperature T4 to T1. It is pressure also rise from P4 to P1. This warming operation is represented by the curve 4 to 1 and PV and TS diagram। तो इसमें जो हमारे पास नॉर्मली जो डायग्राम पीवी और टीएस की डायग्राम दी हुई है उसके बारे में लिखा हुआ है। अब इसे हमने आगे कन्वर्ट किया है इन्होंने जो मैथमेटिकली फॉर्म में। तो मैथमेटिकली फॉर्म में क्या है हमारे पास, हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग वार्निंग इक्वेशन 4 to 1। तो हमारे पास जो हीट वहाँ पे है वो है HF1 माइनस HF4 इज इक्वल टू HF2 माइनस HF3। लेकिन जो हमारे पास हीट एब्जॉर्ब हो रही है ड्यूरिंग कंप्लीट साइकिल तो वो हमारे पास आ जाएगी इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द आइसोथर्मल प्रोसेस 1 से 2 देन प्लस हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द वार्मिंग ऑपरेशन 4 to 1। आइसोथर्मल ऑपरेशन कौन सा है 1 से 2 के बीच में, और जो हमारे पास वार्मिंग ऑपरेशन है वो है हमारे पास 4 to 1। तो उसी के हिसाब से हमारे पास जो एच की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो उसके आगे है वी नाउ दैट हीट रिजेक्ट ड्यूरिंग दिस साइकिल। अब हीट कितनी जो हमारी हीट हमने साइकिल में रिजेक्ट की है, तो H3 माइनस HF4 इज इक्वल टू HF3 प्लस X3 HFG3 माइनस HF4 इज इक्वल टू X3 HFG3। अब इसमें जो HF3 इज इक्वल टू HF4 की वैल्यू है दोनों की इक्वल होती है। नेक्स्ट है हमारे पास वर्क डन ड्यूरिंग दिस साइकिल। जो हमने वो वहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस की है उससे हमने कितना आगे वर्क डन हम किया, हमने कितने परसेंट वहाँ पे हमने वो किया। सबसे पहले इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब, कितनी हीट एब्जॉर्ब की, माइनस हीट रिजेक्टेड, तो हमने हीट कितनी रिजेक्ट हुई वहाँ पे जो हम उसे अपने वर्किंग साइकिल में यूज नहीं कर सके। तो वो है हमारे पास H2 माइनस HF3 माइनस X3 HF3। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी H2 माइनस HF3 प्लस X3 HFG3 देन इज इक्वल टू H1 H2 माइनस H3। देन हमारे पास H3 क्या है हमारा HF3 प्लस HFG3। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन वहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन जब हमने एफिशिएंसी निकालनी है तो नीट आर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय हीट एब्जॉर्ब, कितनी हमने हीट एब्जॉर्ब की और हमने कितना वहाँ उससे आगे काम लिया, कितनी हमारी रोटेशन हुई जो हमने स्टीम वहाँ पे यूज़ की थी। तो H2 माइनस H3 डिवाइड बाय H2 माइनस HF3 ये
आ जाएगा हमारा एफिशिएंसी फाइंड आउट करने के लिए। ये हो जाएगा सारा। हेलो हेलो। हाँ सर। यस सर। इसी के रिलेटेड आगे न्यूमेरिकल दिए हुए हैं इन्होंने। ए स्टीम पावर प्लांट is supplied with dry saturated steam at a pressure of 12 bar and exhaust into a condenser at 0.1 bar. Calculate the Rankine efficiency by using one steam table and two Boiler chart. वहाँ पे हमने दो हिसाब से जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक स्टीम टेबल के हिसाब से, एक बॉयलर चार्ट के हिसाब से। तो x2 हमारे पास कितना है 1, P2 कितना है 12 बार एंड P3 कितना है हमारे पास 0.1 बार। तो यहाँ पे भी एक चीज आपने ध्यान में रखनी है, जैसे क्वेश्चन में इन्होंने क्या पुट किया है, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम एट प्रेशर ऑफ 12 बार। अब वहाँ पे जो नीचे जो गिवन सोल्यूशन में आपने ये नहीं पुट कर देना भी हमारे पास जो हम P1 की वैल्यू आ गई या P2 की वैल्यू आ गई। अब ड्राई सैचुरेटेड 1 पे क्या है हमारे पास नॉर्मल, जो हमारे पास वाटर हमने वहां पे यूज किया है। अब उसके आगे क्या है, जब हम उसे कंप्रेस करेंगे या उसे कंडेंस करेंगे तो वो ड्राई हो जाएगा। ड्राई का मीनिंग क्या है भी उसमें जो टेम्परेचर उसका बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो P2 हो जाएगा। P3 इज इक्वल टू 0.1 बार। देन यूजिंग स्टीम टेबल के हिसाब से जो हमारे पास वैल्यू आएगी प्रेशर 12 बार की, HF2 is equal to 798.4 kilojoule per kg. Then HFG2 is equal to the 1984.3 kilojoule per kg and हमारे पास जो S2 is equal to the SG2 is equal to 6.519 किलोजूल पर केजी केल्विन। तो इसी के हिसाब से जो हमारे पास ये स्टीम टेबल के हिसाब से जो वैल्यू आ जाएगी। अब देखेंगे मॉइलर चार्ट के हिसाब से, जो ना जो हमारे पास प्रेशर 0.1 दिया हुआ है उसके हिसाब से वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली स्टीम टेबल के हिसाब से। अब जब हम इसको आगे जो फाइंड आउट करना है हमने इंट्रोफी बिफोर एक्सपेंशन S2 इज इक्वल टू इंट्रोफी आफ्टर एक्सपेंशन S3। तो जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है हमारे फाइंड आउट करने के बाद जो x3 वैल्यू निकलेगी वो आ जाएगा हमारा 0.783। देन नाउ इंथैल्पी और टोटल हीट और ड्राई सैचुरेटेड स्टीम बिफोर एक्सपेंशन कितना आ जाएगा, H2 इज इक्वल टू Hg2 इज इक्वल टू HF2 प्लस X2 HFG2। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास तीनों वैल्यू फाइंड आउट हो जाएंगी। ये हो गया हमारा स्टीम टेबल के हिसाब से। अगर आपको 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये इतना क्वेश्चन आएगा, जहाँ मॉइलर चार्ट के हिसाब से आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे, जहाँ आप स्टीम टेबल के हिसाब से करोगे। अब इसी न्यूमेरिकल को इन्होंने 10 मार्क्स में डाल दिया। तो 10 मार्क्स में क्या करेंगे, वो जैसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है अभी आपने मॉइलर चार्ट के थ्रू भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और स्टीम टेबल के हिसाब से भी, जो ये आपको 10 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाएगा। मॉइलर चार्ट यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे प्रेशर लेके P2 P3 का पॉइंट लेके। तो जो इंथैल्पी एंड एंट्रोपी डायग्राम है उसमें क्या है, सबसे पहले 0.1 बार आ गया जो हमारा लोएस्ट टेम्परेचर है एंड 12 बार आ गया जो हमारा हाईएस्ट टेम्परेचर है वहां पे। तो उसके हिसाब से जो कट सेक्शन होगा वहां पे एक हमारे पास जो उसका टॉप जहाँ पे हम उसे मिलाएंगे H1 H2 H3 हमारे पास आ गया। तो उसके आगे हमारे पास जो सैचुरेटेड लाइन आ गया सेकंड है x3 इज इक्वल टू द x2 इज इक्वल टू 0.783 वैल्यू वहां पे आ जाएगी। तो उसी के हिसाब से हमने बॉयलर चार्ट के थ्रू हमने वैल्यू फाइंड आउट की। तो जब इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो जो हमारे पास रंकाइन एफिशिएंसी जो स्टीम टेबल के थ्रू आई है वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद वो कितनी है 27.7%। एंड जो हमारे पास बॉयलर चार्ट के हिसाब से हमने रंकाइन एफिशिएंसी फाइंड आउट की है वो कितनी है 27.8%। मतलब जो इनकी वैल्यू होगी फाइंड आउट करने के बाद वो उसमें जो डिफरेंस आएगा आंसर में डिफरेंस आएगा वो बहुत कम होगा। ठीक है। यस सर। हाँ हाँ, तो उसी के हिसाब से आपने आगे इसकी जो वैल्यू वो देखनी है।
तो इसी के रिलेटेड आगे जो न्यूमेरिकल है आप एक बार देख लेना, सॉल्व कर लेना कैसे आगे जो प्रोसेस है। अगर कोई चीज नहीं समझ में आएगी वो मुझसे आप डिस्कस कर सकते हो।